गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन इनिशिएशन पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि हेलिकेज लोडिंग जीवन फेज में कैसे होगा, कौन कौन से कंपोनेंट लोड होंगे ओरिजिन डीएनए के ओरिजिन पे। आज हम लोग बात करेंगे उसके पार्ट 2 में। जैसे बेसिकली अगर हम ब्रॉडली बात करें यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन इनिशिएशन का, तो ये यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन इनिशिएशन अगर हम बोले तो 2 भागों में बांट सकते हैं। इसका इवेंट, इनिशिएशन का इवेंट को अगर 2 भागों में बांट दिया जाए तो एक को बोलते हैं हेलिकेज लोडिंग, हेलिकेज लोडिंग। दूसरा है हेलिकेज एक्टिवेशन। यही 2 इवेंट है इनिशिएशन का, हेलिकेज लोडिंग और हेलिकेज एक्टिवेशन। ये हेलिकेज लोडिंग को ही हम लोग लाइसेंसिंग बोल रहे थे, लाइसेंसिंग। और ये हेलिकेज एक्टिवेशन को बोलते हैं ओरिजिन फायरिंग, ओरिजिन फायरिंग, फायरिंग। ये देखिए, ये दरअसल हेलिकेज लोडिंग ये जीवन फेज में होगा। सेल साइकिल का, सेल साइकिल के जीवन फेज में ये इवेंट होगा। हेलिकेज लोड दरअसल जीवन फेज में होगा और ये हेलिकेज एक्टिवेशन एस फेज में होगा, ये एस फेज में होगा। ये 2 इवेंट है और ये दोनों इनिशिएशन में यही मेजरली 2 इवेंट होता है। जैसे बेसिकली जब हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट 1 लेक्चर, तो इसमें देखिए ये बात आपको याद होगा कि ये रीजन है एआरएस रीजन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये जो हमारा एआरएस रीजन था, ये एआरएस इस रीजन पे आके बाइंड कर रहा था ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, जिसको ऑर्क बोलते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि ये देखिए यहाँ पे आके ऑर्क एक्चुअली कॉम्प्लेक्स है, इस पे हम लोग डिटेल लेक्चर किए हैं। ये ऑर्क है, ऑर्क हेक्सामेरिक है, ऑर्क 1 to 6 इस सबसे पहला रिकॉग्नाइज किया। ये NOC 3 भी, इसका भी चर्चा पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में किया है। साथ ही साथ ये CDC, ये CDT1 के बारे में भी बात किए थे कि 2 CDT1 इसमें लगेगा। CDC6 के बारे में भी बात किए थे, CDC6 या CDC18, ये दोनों चर्चा हमने किया है। CDC6 और CDC18, ये दोनों बात पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किया है। साथ ही साथ एक और बात आपको बताए थे कि CDT1 के साथ एक और कॉम्प्लेक्स, एक प्रोटीन आके इंटरैक्ट करता है जिसको बोलते हैं HBO1। ठीक है, HBO1 मतलब ह्यूमन बाइंडिंग ऑर्क 1, ये हैट है। इसके बारे में डिटेल में बात किए थे। ये दरअसल ये अर्ली जीवन फेज में ये हो रहा था, अर्ली जीवन फेज में। अब होगा क्या कि जैसे ये सारा कंपोनेंट ओरिजिन पे लोड हो गया, ये लोड हो गया, इसको बोलते हैं लाइसेंसिंग, हेलिकेज लोडिंग। आपको इसके बाद वाले लेक्चर में, इस प्रीवियस लेक्चर में आप देखे होंगे कि इसके बाद हेलिकेज आके लोड हो गया, हेलिकेज MCM 2 to 7। ये देखिए, ये क्या है, लाइसेंसिंग है, इसको बोलते हैं हेलिकेज लोडिंग। अब देखिए ये अर्ली जीवन फेज में हो रहा है, लेकिन ट्रांजिशन होना है ये जीवन टू एस फेज में। ट्रांजिशन होने के लिए कुछ मॉलिक्यूलर इवेंट होगा। ट्रांजिशन फ्रॉम जीवन टू एस होगा क्या, एक्चुअली जीवन से एस फेज में आने के लिए कुछ मॉलिक्यूलर इवेंट होगा। सबसे पहला बात बताएं कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ साइक्लिन का लेवल राइज करेगा। अब वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ साइक्लिन क्या है, तो साइक्लिन डी है। मतलब कि अगर हम बात कर रहे हैं
कि ये बात कर रहे हैं कि जीवन से एज फेज में आने के लिए सबसे पहला क्या होगा कि एक साइक्लिन का लेवल राइज कर जाएगा, जिसको बोलते हैं साइक्लिन डी। ठीक है, साइक्लिन डी। साइक्लिन डी भी 3 तरह का होता है, साइक्लिन D1, साइक्लिन D2, साइक्लिन D3। बट द फंक्शन ऑफ साइक्लिन D1, साइक्लिन D2 और साइक्लिन D3 इज सेम। तो हम लोग का कंसर्न ये साइक्लिन D से स्पेसिफिकली अभी रहेगा। अब देखिए, ये साइक्लिन D से स्पेसिफिक एक काइनेज आके एसोसिएट होगा तभी एक्टिव होगा, उसको बोलते हैं हम लोग, ये सेरेनिन थ्रेओनीन काइनेज है, ये CDK4 है, ये CDK4 है, तब ये एक्टिव होगा, ये एक्टिव होगा। ये क्या है? सेरीन थ्रेओनीन काइनेज है, एक तरह का। काइनेज के बारे में क्या है कि ये फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर करता है। अब देखिए, सेरीन थ्रेओनीन काइनेज, CDK साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 4, ठीक है। ये जैसे एक्टिवेट होता है, ये कॉम्प्लेक्स जैसे बन गया, इसको क्या बोलते हैं? साइक्लिन CDK4 कॉम्प्लेक्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं G1 CDK। इसी को कभी कभी ऐसे बोल देते हैं G1 CDK। इसका G1 CDK अगर बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट साइक्लिन D CDK4 कॉम्प्लेक्स। अब ठीक है, ये जैसे लेवल साइक्लिन D और CDK का राइज होगा, तो ये स्पेसिफिकली चूंकि ये फॉस्फोरिलेटिंग एजेंट है, एक तरह का काइनेज है, तो ये क्या करेगा? ये फॉस्फोरिलेट करेगा स्पेसिफिक एक प्रोटीन को। मतलब ये क्या करेगा? स्पेसिफिक एक प्रोटीन को फॉस्फोरिलेट करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं, एक प्रोटीन है रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन। इसको ऐसे लिखते हैं स्मॉल p और कैपिटल R और B। रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन, ये क्या है? रेटिनोब्लास्टोमा है, ये रेटिनोब्लास्टोमा है, रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन है, PRB लिखते हैं। इस रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन के साथ एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अटैच्ड होता है, जिसको बोलते हैं E2F। ये देखिए E2F, ये E2F रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन के साथ अटैच्ड है। मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फ्री नहीं है कि पर्टिकुलर जीन के एक्सप्रेस करा सकते। किसी जीन को एक्सप्रेस कराने के लिए ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फ्री नहीं है। मतलब इसको फ्री करना है अगर, तो हमको इसको फॉस्फोरिलेट करना होगा। तो स्पेसिफिक साइक्लिन D CDK कॉम्प्लेक्स, जिसको G1 CDK बोलते हैं, ये आके इसको फॉस्फोरिलेट करता है, ये इसको फॉस्फोरिलेट करता है। इसका फॉस्फोरिलेशन कैसा, किस तरह का फॉस्फोरिलेशन होगा? ये हाइपो टू हाइपर फॉस्फोरिलेशन होगा। हाइपर फॉस्फोरिलेशन ये डिसोसिएट कब होगा? हाइपर फॉस्फोरिलेशन रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन का होगा, तब ये दोनों सब यूनिट अलग होगा। मतलब अगर हम आपको ऐसे दिखाएं, तो आफ्टर हाइपर फॉस्फोरिलेशन ये क्या हुआ? ये हाइपर फॉस्फोरिलेशन हुआ, ये हाइपर फॉस्फोरिलेशन हुआ। इस हाइपर फॉस्फोरिलेशन होने से क्या हुआ? इस हाइपर फॉस्फोरिलेशन होने से हुआ क्या कि ये जो हमारा E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर था, E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये डिसोसिएट कर जाएगा और ये अलग हो जाएगा। अब ये क्या करेगा? ये जीन एक्सप्रेशन को चेंज करेगा। इट विल चेंज द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। और किसके जीन के एक्सप्रेशन को चेंज करेगा? अब इस बात को समझते हैं। ये दरअसल क्या करेगा कि जैसे इलोंगेशन फैक्टर, मतलब जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर E2F will dissociate from retinoblastoma protein, which is hyperphosphorylated by a specific cyclin D CDK4 complex, and that will lead to this transcription factor will change the expression of gene। और उसी का बात करते हैं कि किस जीन के एक्सप्रेशन को चेंज करता है ये। तो ये बात हम लोग अब कर रहे हैं कि जैसे E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन से जैसे अलग होगा। अब देखिए इस बात को यहां देखते हैं, ये बात देखते हैं कि E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जैसे डिसोसिएट हुआ है रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन से। ये देखिए ये E2F है, ये E2F,
ये क्या है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, कोई भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जीन के एक्सप्रेशन को बदलता है। अब ये क्या करेगा कि ये जैसे ये फ्री होगा तो ये क्या करेगा कि पार्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप ऑफ साइक्लिन का सिंथेसिस हाई लेवल में करने लगेगा। ये पार्टिकुलर टाइप ऑफ साइक्लिन का लेवल इंक्रीज कर देगा सेल में। अब ये कौन कौन से साइक्लिन का लेवल को बढ़ा देगा, देखिए साइक्लिन ई, ठीक है, और साइक्लिन ए, साइक्लिन ई और साइक्लिन ए। और साइक्लिन ई बेसिकली साइक्लिन ई जैसे साइक्लिन ई का लेवल जैसे बढ़ेगा तो इस साइक्लिन ई जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी साइक्लिन दरअसल तभी एक्टिव होगा जब स्पेसिफिक टाइप ऑफ सीडीके उसके साथ एसोसिएट होगा। तो साइक्लिन ई के साथ CDK2 एसोसिएट होगा, CDK2, ठीक है। इसके साथ भी एसोसिएट होगा एक सेरीन थ्रेओनीन काइनेज, इसको बोलते हैं CDK2। ये भी इसके साथ भी CDK2 एसोसिएट होगा, इसके साथ भी CDK2 एसोसिएट होगा, और ये दोनों का लेवल बढ़ जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्यों सेल साइकिल के दौरान साइक्लिन ए और साइक्लिन ई का लेवल बढ़ा? बेसिकली रेप्लिकेशन के मार्फत अगर इस बात को समझने की कोशिश करें तो साइक्लिन ए क्या करेगा, ये साइक्लिन ए एक्चुअली पार्टिकुलरली अगर इस साइक्लिन की बात करें, साइक्लिन ए ये क्या करेगा, जो हमारा यहाँ पे जो ऑर्क लगा हुआ था, ऑर्क हमारा यहाँ CDC6 लगा हुआ था पेयर में, CDC6, यहाँ CDT1 लगा हुआ था, CDT1, ये सारे को ये सेरीन थ्रेओनीन काइनेज इस CDC6 को फॉस्फोरिलेट कर देगा, इस CDT1 को फॉस्फोरिलेट कर देगा। अब ये ऑर्क को फॉस्फोरिलेट कर देगा। ये फॉस्फोरिलेशन से होगा क्या, ये ओरिजिन से बाहर आ जाएंगे, मतलब ये CDT1 जो ये फॉस्फोरिलेटेड है, CDC6 फॉस्फोरिलेटेड है, ये ऑर्क फॉस्फोरिलेटेड है, ऑर्क फॉस्फोरिलेटेड है, ये सब ओरिजिन से डिसोसिएट हो जाएगा। दिस विल डिसोसिएट फ्रॉम ओरिजिन, डिसोसिएट फ्रॉम ओराइज साइट। अब देखिए यहां से ये एक्चुअली ये स्पेसिफिक साइक्लिन का काम क्या हुआ, साइक्लिन ए बेसिकली ये इन लोगों को, इन सारे कंपोनेंट को फॉस्फोरिलेट करके डिसोसिएट कर दिया, ठीक है। अब जैसे डिसोसिएट किया, देन द एक्चुअल प्रोसेस दैट इज विच अकर्स इन एस फेज इज नोन एज हेलिकेज एक्टिवेशन। अब इसके डिसोसिएट होने के तुरंत बाद हेलिकेज एक्टिवेशन होगा। उस हेलिकेज एक्टिवेशन को समझते हैं, जो कि हमारा इनिशिएशन का दूसरा मेजर इवेंट है, हेलिकेज एक्टिवेशन, उसको देखते हैं। हेलिकेज एक्टिवेशन कहाँ होगा, एस फेज के अंदर होगा, मतलब ट्रांजिशन G1 टू एस फेज आ चुका। अब देखिए हेलिकेज एक्टिवेशन होना है ड्यूरिंग एस फेज, क्या हो रहा है, हेलिकेज एक्टिवेशन होगा, हेलिकेज एक्टिवेशन। अब देखिए जैसे इस फेज में इस हेलिकेज एक्टिवेशन होने के लिए, जैसा कि आप CDC6 फॉस्फोरिलेट होकर रिमूव हो गया, CDT1 रिमूव हो गया, ऑर्क रिमूव हो गया, ये सारे रिमूवल के बाद एक्टिवेशन होगा। और जैसे इस फेज के अंदर आता है तो दो स्पेसिफिक टाइप ऑफ काइनेज रिक्रूट होता है। अब देखिए टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ काइनेज, स्पेसिफिक टाइप ऑफ काइनेज जिसको हम लोग बोलते हैं, ये याद रखना होगा, CDK और DDK, ठीक है। CDK स्पेशली अगर बात करें तो ये SCDK है, ये S फेज वाला CDK है, और ये DDK है। ये CDK को क्या बोलते हैं, CDK का मतलब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, और DDK का मतलब क्या होगा, ये DBF4 डिपेंडेंट काइनेज, ठीक है। अब इन दोनों काइनेज का क्या काम था, ये दोनों काइनेज क्यों स्पेस के अंदर आया, ये दोनों काइनेज स्पेसिफिक
साइट पे स्पेसिफिक प्रोटीन को फॉस्फोरिलेट करेगा। और वो प्रोटीन कौन कौन सा है? ये जो आप देख रहे हैं ये DDK, पहले DDK से बात करते हैं। ये DDK फॉस्फोरिलेट करेगा हेलिकेज को। हेलिकेज विल बी फॉस्फोरिलेटेड। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात है, फॉस्फोरिलेटेड। अब हेलिकेज क्या है? MCM मिनी क्रोमोसोम 227, ये हेक्सामेरिक हेलिकेज है। अब ये हेलिकेज फॉस्फोरिलेट हो गया। अगर स्पेसिफिकली आपसे पूछे कि MCM चूंकि हेक्सामेरिक है, कौन सा कंपोनेंट फॉस्फोरिलेट होगा, तो ये आपको बताएं कि MCM4 विल फॉस्फोरिलेटेड। ठीक है, इसको फॉस्फोरिलेट कौन कर रहा है? याद रखना होगा, इसको फॉस्फोरिलेट DDK कर रहा है। इसका फॉस्फोरिलेशन कौन कर रहा है? DDK। तो ये SCDK क्या काम करता है? ये दो इंटरमीडिएट प्रोटीन को फॉस्फोरिलेट करता है, जिसको बोलते हैं SDL2 और SDL3। ये दोनों प्रोटीन को फॉस्फोरिलेट करता है। SDL का मतलब क्या होता है ये समझिए। SDL का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंथेटिक लीथल टू DPB, देखिए शॉर्ट में B लिखते हैं, DPB11। देखिए ये आपको एकदम समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बुक में इसका इजीली फुल फॉर्म नहीं मिलता। SDL का क्या मतलब? S का मतलब सिंथेटिक, L का मतलब लीथल और D का मतलब है DPB11। ठीक है, ये ईस्ट में है। इसी SDL2 को अगर मैमल ह्यूमन की बात करें तो इसी SL2 को इन केस ऑफ ह्यूमन के केस में इस SL2 को क्या बोलते हैं? RECQL4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RECQL4 बोलते हैं। यही SLD3 को क्या बोलते हैं? ट्रेसलीन बोलते हैं। ट्रेसलीन, ये याद रखना होगा, इसको ट्रेसलीन बोलते हैं। उसी तरह ये जो DPB11 है, DPB11 का क्या फुल फॉर्म हुआ? देखिए ये भी देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। DPB11 को क्या बोलते हैं? ये देखिए D से DNA, P से पॉलीमरेज और B से B, DNA पॉलीमरेज B11। इसी को ह्यूमन के केस में इस DPB11 को हम लोग टॉप BP1 बोलते हैं। टॉप BP1। देखिए ये दोनों, ये SCDK विल फॉस्फोरिलेट SLD2 एंड SLD3। अब देखिए फॉस्फोरिलेशन कहां होगा, इस बात को समझिए। फॉस्फोरिलेशन अगर हम बात करें आपको SLD2 के बारे में बात करें तो SLD2 के ऊपर लिखते हैं, कहीं दिखेगा या नहीं, ये देखिए यहां पे लिखते हैं। ये जो हमारा ये SLD2 की बात कर रहे हैं, ये CDK, ये जो हमारा CDK है SCDK, SLD2 का सारा बात समझ गया कि SLD2 एक्चुअली इसका फुल फॉर्म क्या है। ह्यूमन के केस में RECQL4 बोलते हैं, SLD3 को ट्रेसलीन बोलते हैं, DPB11 को टॉप BP1 बोलते हैं। ये सारा बात आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ये SLD2 को CDK फॉस्फोरिलेट कहाँ करता है? ये थ्रेओनीन नंबर 84 पे फॉस्फोरिलेशन होगा। ये स्पेसिफिक फॉस्फोरिलेशन याद रखना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। थ्रेओनीन के 84 नंबर, जो थ्रेओनीन SLD2 में 84 नंबर पे है, उस पे फॉस्फोरिलेशन SCDK करता है। SLD3 का फॉस्फोरिलेशन कहाँ होगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रेओनीन नंबर 600 विल बी फॉस्फोरिलेटेड। थ्रेओनीन नंबर 600 विल बी फॉस्फोरिलेटेड। साथ ही साथ एक सेरीन भी फॉस्फोरिलेट होगा। 622 नंबर का सेरीन भी फॉस्फोरिलेट होगा। ठीक है, तो ये समझ गया DDK MCM4 को फॉस्फोरिलेट कर दिया, और ये CDK SLD2 और SLD3 को फॉस्फोरिलेट कर दिया। ये क्यों फॉस्फोरिलेट किया? एक्चुअली विदाउट फॉस्फोरिलेशन एक और इंटरमीडिएट प्रोटीन है DPB11, वो बाइंड नहीं करता। अब वो बाइंड, उसके पास ब्रैक्ट डोमेन होता है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। जैसे SLD2 और SLD3 स्पेसिफिक नंबर ऑफ थ्रेओनीन सेरीन को फॉस्फोरिलेट होने के बाद ये एक्चुअली जैसे फॉस्फोरिलेट करता है, जैसे ये देखिए ये SLD2 है,
ये फॉस्फोरिलेट कर गया, स्पेसिफिक आपका नंबर बता दिए, ये SLD3 फॉस्फोरिलेट कर गया। ये जैसे फॉस्फोरिलेट कर गया तो इस फॉस्फोरिलेटेड SLD2 और SLD3 के साथ एक और प्रोटीन आके बाइंड कर जाता है, जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे, जिसको हम लोग टॉप BP1 इन केस ऑफ ह्यूमन बोलते हैं, और ईस्ट के केस में इसको बोलते हैं DPB11। और देखिए ये DPB11 एक्चुअली इसके पास दो डोमेन होता है, ये BRCT डोमेन, ब्रैक्ट डोमेन, ये फॉस्फो डोमेन है। इससे फॉस्फोरिलेटेड पोर्शन SLD2 का इसके साथ DPB11 का इंटरैक्ट करता है। अब ये DPB11 जैसे इंटरैक्ट करता है, दो और इंपॉर्टेंट प्रोटीन को इनवाइट करता है। ये जैसे DPB1 इसके साथ इंटरैक्ट किया, दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन को इनवाइट करता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, CDC45 और जीन्स। देखिए ये दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन को इनवाइट करता है ओरिजिन पे, जिसको बोलते हैं CDC45 और जीन्स। ये देखिए ये CDC45 और जीन्स दरअसल देखिए जब ये क्यों ऐसा CDC45 और जीन्स, ये जीन का मतलब क्या हुआ ये समझते हैं। जीन एक्चुअली जापानीज वर्ड से बना हुआ कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन को बोलते हैं। ये जीन क्या है? जीन्स इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन है। ये जीन्स जापानीज वर्ड है, जिसका मतलब है, जी का मतलब है गो, आई का मतलब है इची, है, एन का मतलब नी है, एस का मतलब सेंस, गो इची नी सेंस, गो GINS, गो इचिनी सेंस। गो इचिनी सेंस का क्या स्पेसिफिक जापानीज भाषा में मतलब हुआ? गो का मतलब 5 होता है, ठीक है, इची का मतलब 1 होता है, और नी का मतलब 2 होता है जापानीज भाषा में, सेंस का मतलब 3 होता है। इसी से बना हुआ है। बेसिकली क्या मतलब हुआ कि 4 प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स को जीन्स बोलते हैं। वो कौन सा 4 प्रोटीन है? जापानीज वर्ड है, याद रखिएगा। ये कौन से 4 प्रोटीन का है? देखिए सबसे पहला 5 है, मतलब SLD5 है इसके साथ प्लस, ये देखिए ये PSF1 का क्या मतलब है? पार्टनर ऑफ, PSF का फुल फॉर्म पहले समझ लीजिए, पार्टनर ऑफ SLD5, ऐसे लिखते हैं PSF, ठीक है। तो PSF1, PSF2, PSF3, ये देखिए ये चारों के कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं जीन्स, ये जीन्स बोलते हैं। और ये जैसे लोड हो गया, एक्चुअल हेलिकेज एक्टिविटी विल बी ट्रिगर्ड एंड द मेल्टिंग ऑफ इंटैक्ट डीएनए विल ऑकर। मतलब मेल्टिंग ऑफ इंटैक्ट डीएनए का क्या मतलब हुआ? आपको हेलिक्स, एक्चुअली जिसको हेलिकेज एक्टिवेशन बोल रहे हैं, मतलब हेलिकेज एक्टिवेशन का क्या मतलब हुआ कि हेलिकेज अपना काम करेगा, मतलब हेलिकेज मेल्ट करेगा डीएनए को। ऐसा देखिए, ऐसा आपको दिखेगा, ऐसा ये हेलिकेज मेल्ट कर दिया। हालांकि इतना एक्चुअल, ये देखिए ऐसे थोड़ा सा और करेक्ट बना देते हैं, इतना एक्यूरेट तो होता नहीं है। ये देखिए ये हेलिकेज हेक्सामेरिक है, पहले भी पता है। ये देखिए यहाँ पे हेलिकेज लगा हुआ है दोनों स्टैंड पे, इससे पहले वाले लेक्चर में बात कर चुके हैं। यहाँ जीन्स लगा हुआ है, जीन्स कॉम्प्लेक्स अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए। इसके बाद इसके साथ CDC45 लगा हुआ है, CDC45 लगा हुआ है, इसके साथ भी जीन्स लगा हुआ है। आप लगाइए, यहाँ लगाइए जीन्स, ये जीन्स लगा हुआ है, इसके साथ CDC45 लगा हुआ है, CDC45। अब देखिए ये जैसे लोड हो गया, इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं CMG कॉम्प्लेक्स। The formation of ये loading of genes CDC45 and helicase is known as CMG complex। C का मतलब यहाँ देखिए, C का मतलब CDC45 हो गया, M का मतलब MCM 227 हो गया। इसके बाद G का मतलब
जी का मतलब सॉरी, ओके थैंक यू, आज के लिए इतना ही।